नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे तानाशाह, और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 50 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। प्यूमा नाम से भी, शक्ल से भी, दोनों तरह से ये खतरनाक फाइटर लगती है। मर नागराज मर। मुझे इन गुंडों से भी जल्दी निपटना होगा, क्योंकि ये बम फिट कर चुके हैं। इससे पहले कि ये उसे सक्रिय कर सकें, मुझे उसे नष्ट करना होगा, और उसके लिए मुझे सर्प सेना का सहारा लेना होगा। नागराज ने वार तो काफ़ी असरदार किया था, लेकिन शत्रु की फुर्ती ने उस असरदार वार को बेअसर कर दिया। ओह, गजब की फुर्ती है इसमें। इसने सर्पसेना को अपने तक पहुंचने से पहले ही काट डाला। खसाक खच। वैसे ये ठंडी जगह मेरे और मेरे सर्पों के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि ठंड में हमारी शक्ति क्षीण हो जाती है। मुझे इस बात का आभास होना शुरू हो गया है। इससे पहले कि इनको भी इसका एहसास हो जाए, इनको काबू में कर लेना होगा। नागराज ने विष फुंकार छोड़ी तो प्यूमा को काबू में करने के लिए थी, लेकिन फू। अरे, इस स्थान की ठंडक के कारण मेरी विष फुंकार बीच में ही जम जा रही है। मैं विष फुंकार का प्रयोग नहीं कर सकता। इनको शारीरिक शक्ति से ही काबू में। ओह, वो आदमी ऊपर से चट्टाने लुढ़का रहा है। नागराज का ध्यान पल भर को बटा। तड़ाक, और वो उसी स्थान पर आ गिरा जहां पर बर्फीली चट्टानें गिर रही थी। अब तो फंस गया है नागराज, पिटारी में बंद सांप की तरह। अब तेरे बदन का सारा खून इसी पहाड़ी पर बहेगा। सटाक। बर्फ में दब जाने के कारण मेरे सूक्ष्म सर्प तेजी से सुषुप्त अवस्था में पहुंच रहे हैं। मेरी शक्ति क्षीण हो रही है। मैं इन चट्टानों को हटा नहीं पा रहा हूं। इधर उधर नागराज जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था, और इधर ध्रुव सोच रहा था वो जो देख और सुन रहा है उस पर वो यकीन करे या ना करे। लेकिन शायद मेरे इरादे की खबर हिटलर की दुरात्मा को भी हो गई थी। इसलिए जब मैं इस लोक में जीवों के शरीर के जरिए आने वाला था, तब हिटलर की आत्मा ने मुझे धकेल कर खुद आने की कोशिश की। मैंने उस दुरात्मा की मनसा समझते हैं मैंने उस दुरात्मा की मानसा समझते ही वीटो और मारिया को रुकने के लिए कहा, लेकिन न जाने क्यों वे रुके नहीं, और हिटलर मुझे दूसरी दुरात्माओं की मदद से पीछे धकेल कर खुद इस लोक में आकर जीवों के शरीर में प्रवेश कर गया। अगर बाद में बिजली चर्च पर गिरकर पल भर के लिए यंत्र में फिर से ऊर्जा का संचार ना कर देती, तो मैं शायद कभी इस लोक में ना आ पाता। पर मेरे इस लोक में आने तक हिटलर की आत्मा जीवों के शरीर में घुसकर वहां से जा चुकी थी। मेरे सामने सिर्फ मारिया के शरीर में ही घुसने का रास्ता बचा था, क्योंकि उस रूप में मैं इस दुनिया में रह नहीं सकता था, और चूंकि मरने से पहले मेरी कोई अतृप्त इच्छा नहीं थी, और मेरे लिए इस दुनिया में आने का कोई कारण भी नहीं था, इसलिए मैं सिर्फ उनके ही शरीर में प्रवेश कर सकता था जो मेरा अपना खून हो। चूंकि हम दोनों एक ही आयाम से आए हैं, इसलिए मैं हिटलर की दुरात्मा की तरंगें महसूस कर सकता हूँ, और मुझे आभास हो रहा है कि वो कोई खतरनाक योजना पर काम करने जा रहा है। वो पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाने जा रहा है, और इस बार वो ये काम विमान, टैंक या रॉकेट से नहीं करेगा। इस बार उसके पास शैतानी शक्ति है। मुझे उसका मुकाबला करने के लिए शक्तिशाली सद आत्मा की ज़रूरत है, तुम्हारी। जी, वो इस वक्त अफगानिस्तान की दक्षिणी तरफ है। हमको वहीं चलकर उसे रोकना होगा। अगर मैं तुम्हारी बातों को सही मान भी लूं, तो भी मैं अफगानिस्तान नहीं जा सकता। मुझे कश्मीर जाना है प्लूटोनियम बम ढूंढने। वहां जाने की चिंता तुम छोड़ दो। नागराज नाम का तुम्हारा मित्र पहले ही वहां पर पहुंच चुका है। वो स्थिति को संभाल लेगा, तुम स्वयं देख लो। मस्तिष्क की आंखों द्वारा ध्रुव को दृश्य दिखाई देने लगा। ओह, नागराज मुसीबत में है। काश मैं तुरंत उसकी मदद को वहां पहुंच सकता। उसकी चिंता तुम मत करो। आखिरकार विजय नागराज की ही होगी। कुछ गड़बड़ लगती है। मुझे चंडिका के रूप में तैयार होकर यहाँ आना चाहिए। ठीक है, तुम्हारी शक्तियाँ देखकर मुझे भरोसा हो गया है। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, तो फिर आओ।
एक धुंध ध्रुव और मारिया के शरीर को अपने आगोश में लेने लगी और श्वेता के चंडी का रूप में बदलकर वापस आने तक दोनों के शरीर वहां से गायब हो चुके थे। ध्रुव, ध्रुव, कहाँ हो तुम? ये धुंध कैसी है? ध्रुव यहाँ नहीं है। जरूर वो इसी धुंध में गायब हुआ है। बिना सोचे समझे चंडिका भी उसी धुंध में कूद गई और उसका शरीर भी उसी धुंध में घुलने लगा। ध्रुव और मारिया के पीछे चंडिका भी एक सफ़र पर रवाना हो गई थी, लेकिन नागराज जिस सफ़र के लिए रवाना हुआ था उसे अभी समाप्ति पर पहुंचना शेष था। चारों तरफ वर्ष से ढका होने के कारण मेरी सर्प सेना एकदम सुस्त हो गई है। इनका हमला ज़्यादा कारगर सिद्ध नहीं हो पा रहा है। अब मात्र एक ही शस्त्र बच गया है, मेरी विस्फुंकार। अगर मैं किसी तरह से विस्फुंकार को बिना हवा में जमे इनके नथुनों तक पहुंचा सकूं, वाह, एक तरीका समझ में तो आ रहा है, लेकिन उसके लिए मुझे सर्पों का प्रयोग दूसरी तरह से करना होगा। अगले ही पल नागराज की कलाइयों से निकले सर्प एक भोंपू सा आकार धारण करने लगे। बन गया काम। अब जब मेरी फुंकार इस भोंपू से होकर निकलेगी तो सर्पों के शरीर की गर्मी उसे जमने से बचाए रखेगी, लेकिन इसको बेहोश होने से कोई नहीं बचा पाएगा। फूं! अब मुझे इतना समय मिल जाएगा कि मैं अपनी शक्ति को बटोरकर इस बर्फीली कैद से आज़ाद हो सकूं। ओह, नागराज आज़ाद हो गया है, प्यूमा भी होश खो बैठी है। अब इसको रोक पाना असंभव है। हाँ कमीने, अब मेरा रुक पाना असंभव है और तुम लोगों का सफल हो पाना भी। तुम लोगों को पीटने के बाद मैं प्लूटोनियम बम को ढूंढकर उसे सेना के विशेषज्ञों को निष्क्रिय करने के लिए दे दूंगा। तुझे इसका मौका नहीं मिलेगा नागराज। वैसे तो ये बम हमको कल फोड़ना था, पर शायद श्रीनगर वासियों की किस्मत में कयामत का दिन आज ही लिखा है। अब मैं इस रिमोट का बटन दबाऊंगा और प्रलय आ जाएगी। कबाड़म! हे देव कालजयी, इसने तो बम को फोड़ दिया। इन लोगों ने बम काफ़ी सोच समझ कर लगाया है। बम की गर्मी से जो बर्फ पिघली है उस पानी का रुख सीधा श्रीनगर की तरफ है। मुझे श्रीनगर को बचाना होगा, पर कैसे? नागराज भी गिरते पानी के साथ साथ नीचे की तरफ लपक गया। तेजी से नीचे गिरता नागराज गिरते पानी से भी नीचे पहुंच गया था, क्योंकि पानी चट्टानों पर गिरता हुआ थम थम कर नीचे आ रहा था। पानी को यहाँ आने में कुछ पलों का वक्त और लगेगा। बहते पानी को हमेशा बांध कर रोका जा सकता है और यह स्थान बांध बनाने के लिए बहुत उचित है। अगले ही पल नागराज की कलाइयों से सैकड़ों सर्प बाहर निकलकर चट्टानों से अपने शरीर को लपेटकर बांध बनाने लगे और जब गिरता पानी वहां पर पहुंचा तो वो नाग बांध तोड़कर आगे बढ़ नहीं पाया। इस ठंडे पानी से तुम लोगों को कुछ तकलीफ तो ज़रूर होगी मित्रों, लेकिन जब तक मैं कोई और रास्ता नहीं सोच लूँ तब तक तुम लोगों को इस पानी को यहीं रोके रखना है। पानी ठंडा नहीं है बल्कि विस्फोट के कारण गर्म हो गया है नागराज। हमको ज़्यादा समस्या इस पानी में मौजूद हल्की रेडियोधर्मिता से हो रही है, पर चिंता मत करो, हम तुम्हारा आदेश का पालन करेंगे। लेकिन इससे पहले कि नागराज कोई और उपाय सोचता वो चीख उठा। ठंडे लोहे की धार उसकी पीठ को ही काट गई थी। अरे ये क्या हो रहा है? मेरे शरीर पर लगा घाव भर नहीं रहा है और मुझे कमजोरी भी लग रही है। धड़ाक! समझ गया, मेरे शरीर में के अधिकतर सर्प बांध बनाने के लिए बाहर निकल गए हैं, इसलिए जो घाव वे तुरंत भर देते थे अब भर नहीं पा रहे हैं और नागों की कमी के कारण मुझे कमजोरी लग रही है। ऐसे में अगर मुझे चाकू के कुछ और वार लग गए तो ज़्यादा खून बह जाने के कारण मेरी मौत भी हो सकती है। नागराज एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस रहा था और ध्रुव गियोटो की आत्मा के साथ पहली मुसीबत के सामने पहुंच चुका था। बड़ाम! धड़ाक! ये आवाज़ें कैसी है? ओह, तुमको प्रकट होने के लिए इससे अच्छी जगह नहीं मिली थी गियोटो। तुमने तो हमें एक भीषण युद्ध के बीचों बीच में उतार दिया। हमको इसी सैन्य मुख्यालय पर आना था ध्रुव, क्योंकि जिस चीज़ के जरिए हिटलर मानव जाति को गुलाम बनाना चाहता है वो इसी इमारत के नीचे है। इमारत लगभग नष्ट हो चुकी है और मुझे आभास हो रहा है कि जीवों के शरीर में हिटलर की आत्मा वहीं पर गई है।
द्वितीय विश्व युद्ध के ये टैंक और उन पर बना नाजी स्वस्तिक का निशान देखकर तुम्हारी बात पर यकीन करना ही पड़ेगा। लेकिन अब हम क्या करें? वो हिटलर तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। वो इमारत के अंदर है। मैं इमारत में जा रहा हूँ क्योंकि जीओ हिटलर को तुरंत रोकना होगा। तुम इन टैंकों का ध्यान अपनी तरफ खींचो ताकि इनके हमले से मारिया के शरीर को कोई नुकसान ना पहुँचे। ओह, हिटलर ने भी शायद बेहात के साथी आतंकवादियों की मदद इसलिए ली है ताकि उसके इसी इमारत में घुसने से पहले अधिकतर सैनिक मारे जाए और वे जीवों के शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा पाए। लेकिन ये हिटलर भी कमाल का आदमी था। ना जाने कहाँ कहाँ इसने अपने शस्त्रास्त्रों को छुपा कर रखा था। ध्रुव की हरकत ने टैंक के अंदर बैठे गुरिल्ला सैनिकों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। कोई भाग रहा है कमांडर। देखने से तो सैनिक तो नहीं लगता, पर है हट्टा कट्टा। यहाँ पर सैनिकों के अलावा और कौन होगा? ज़रूर ये मदद लेने जा रहा है। टैंकों को इसके पीछे ले चलो। इमारत को नष्ट करने का काम तो पूरा हो ही चुका है। ध्रुव टैंकों का ध्यान अपनी तरफ खींचने में सफल हो गया था और थोड़ी ही देर में वो टैंकों को इमारत से दूर थोड़ी दूर पर खींच लाया था। लेकिन किसी अजनबी इलाके में लड़ने का कुछ नुकसान तो होता ही है और ध्रुव के साथ यही होने जा रहा था। ओह, आगे तो चट्टानी पहाड़ी से रास्ता बंद है। मैं आगे भाग नहीं सकता। अब मुकाबला करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन टैंकों के गोले का कोई कैसे मुकाबला कर सकता है? बड़ाम एक अकेली जान 3 टैंकों का सामना कर रही थी और वहां से दूर एक दूसरी जान जाने वाली थी। ये 2 तरफ से मुझ पर वार कर रहे हैं। वैसे तो ये मामूली गुंडे हैं, लेकिन मेरी इस कमज़ोर हालत में ये मुझ पर हावी हो रहे हैं। खसाक धड़ाक मेरे शरीर के अंदर सर्प द्विगुणित होने शुरू हो गए हैं, लेकिन उनको एक निश्चित संख्या में आने में समय लगेगा और तब तक मैं शायद इनको रोक नहीं पाऊंगा। मुझे मदद की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर मदद कहाँ से मिलेगी? पुलिस को भी पता नहीं कि मैं यहाँ पर हूँ। नागराज जिस मदद की तलाश में था वो बेहोशी से होश के आलम में आ रही थी। अरे ये मैं कहाँ? ओह, याद आ गया। मेरी याददाश्त वापस आ गई है। कमाल की बात तो ये है कि याददाश्त खोने के बाद जो कुछ भी हुआ वो भी मुझे याद है। नागराज नागराज कहाँ गया? बाकी सभी बेहोश हैं। हवा में जलने की महक है और पानी की एक मोटी चादर पिघल कर नीचे गिर रही है, यानी बम फोड़ दिया गया है और नागराज नीचे की तरफ गया है पानी के साथ साथ। मुझे भी नीचे की तरफ जाकर नागराज की तलाश करनी चाहिए क्योंकि उसी की वजह से मैं जिंदा हूँ, वरना डॉक्टरों के अनुसार तो मुझे महीनों पहले मर जाना चाहिए था। नागराज ये नहीं जानता होगा कि प्यूमा और ब्लैक कैट एक ही शख्सियत के 2 रूप हैं। वही ब्लैक कैट यानी रीचा जो नागराज की विस्फुंकार भारतीय कम्युनिकेशन के कंट्रोल स्टेशन के बाहर होश खोकर बेहोश हो गई थी। मेरी याददाश्त उसी वार के कारण चली गई होगी, लेकिन नागराज की उसी फुंकार का वार खाकर मेरी याददाश्त वापस आ गई है और मैं अपनी गंभीर बीमारी के बावजूद भी जिंदा रही। ये भी अवश्य विस्फुंकार के कारण ही हुआ होगा। मुझे इसके लिए नागराज का धन्यवाद अदा करना चाहिए। नागराज को धन्यवाद की नहीं बल्कि मदद की ज़रूरत थी। मेरे शरीर में धीरे धीरे शक्ति वापस आ रही है, यानी सूक्ष्म सर्पों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन क्या पूरी शक्ति वापस आने तक मैं जिंदा रहूँगा? नागराज को इस सवाल का जवाब जानने की आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि ये परिस्थिति आई ही नहीं। तड़ाक! अरे ये प्यूमा अपने ही आदमियों को क्यों मार रही है? खैर फिलहाल तो ये मेरी मदद ही कर रही है और इस गुंडे से मैं अब आराम से निपट भी सकता हूँ। ताड़! प्यूमा यानी रीचा की मदद और अपने शरीर में फिर से होती शक्ति के संचार के कारण नागराज को दोनों आतंकवादियों को चित करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। तड़ाक धम! मेरे शरीर के घाव भर रहे हैं, यानी मेरे शरीर के सर्प फिर से अपनी सामान्य मात्रा में आ रहे हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया प्यूमा कि तुमने अपने ही साथियों को मारकर मेरी मदद क्यों की? ये मेरे साथी नहीं है नागराज।
ये मेरे साथी नहीं है नागराज, ये तो मेरी याददाश्त चली जाने के कारण मेरे साथी बन गए थे। अब मुझे याद आ गया कि वास्तव में मैं कौन हूँ। मैं ब्लैक कैट हूँ नागराज, जिससे तुम्हारी मुठभेड़ भारतीय कम्युनिकेशन के कंट्रोल स्टेशन पर हुई थी। तुम्हारे विस्फुंकार के कारण मेरी याददाश्त चली गई थी, और जब मैं पहाड़ों में भटक रही थी तो एक बूढ़े पहाड़ी ने मुझे सहारा दिया। वो मेरी कलाबाजी के करिश्मे दिखाकर रोजी रोटी कमाता था, लेकिन वो लालची निकला। उसने मुझे आतंकवादियों के हाथ बेच दिया। लेकिन जब तुमने इस बार फिर मुझ पर अपनी फुंकार का प्रयोग किया तो मेरी याददाश्त वापस आ गई। दरअसल मुझे स्नायु तंत्र की एक लाइलाज बीमारी थी। 2 साल पहले डॉक्टरों ने मेरी बची उम्र सिर्फ 6 महीने बताई थी, लेकिन मैं अब तक जिंदा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सिर्फ तुम्हारी विस्फुंकारों का कमाल है। उसने मेरी स्नायु तंत्र की खराबी को दूर कर दिया है। कभी कभी जहर भी दवा का काम करता है प्यूमा, यानी ब्लैक कैट। खैर, ये मामला तो सुलझ गया, पर इस रेडिएशन युक्त बाढ़ का क्या किया जाए? जल्दी करो नागराज, एक तो ये रेडिएशन युक्त पानी हमारी शक्ति को नष्ट कर रहा है, और दूसरा अब ये ठंडा भी होता जा रहा है। सारे नाग सुषुप्त अवस्था में पहुंच रहे हैं। अगर ऐसा हो गया तो ये बांध टूट जाएगा। ओह, क्या करूं? मैं इस पानी को ना तो जमा सकता हूं और ना ही ऊपर भेज सकता हूं, और अगर इसे छोड़ा तो श्रीनगर तबाह हो जाएगा। इस पानी का रुख मोड़ दो नागराज। रुख मोड़ दूं, पर कैसे? पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं नागराज? पाइप का। ओह, मैं समझ गया। ये बात तो मुझे पहले ही समझ जानी चाहिए थी ब्लैक कैट, लेकिन परेशानी में शायद मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। वैसे भी ये काम पहले कर पाने के लिए मेरे शरीर में पर्याप्त सर्प नहीं थे। अगले ही पल नागराज की कलाइयों से सर्पों की बाढ़ निकलकर एक मोटे पाइप का रूप लेने लगी। अब मैं इस पाइप का रुख पहाड़ के दूसरी तरफ मोड़ दूंगा, ताकि ये पानी बहकर बिना आबादी वाले इलाके की तरफ निकल जाए। नागराज की कोशिशें सफल हुई। नाग पाइप के जरिए पानी बहता हुआ दूसरी तरफ निकल गया। अपना काम करके सभी सर्प फिर से नागराज के शरीर में समा गए। अब सिर्फ एक ही काम बच गया है, पुलिस को जाकर इन्फॉर्म कर देना, ताकि वो इन आतंकवादियों को आकर समेट ले। नहीं नागराज, ये काम तो मामूली सा था। असली काम तो उस लड़के को रोकना है जो बेहात और कश्मीरा को लेकर यहाँ आया था। मुझे आभास हुआ था कि उस लड़के के अंदर कुछ अद्भुत शक्तियाँ थी, और इन शक्तियों का प्रयोग दुनिया को नुकसान पहुँचाने के लिए कर रहा था। सारी बातचीत मेरे सामने ही हो रही थी। मुझे पता है कि वो यहाँ से कहाँ गया है। मेरे ख्याल में हमको वहाँ जाकर जांच करनी चाहिए। तुम ठीक कह रही हो, उस लड़के की शक्तियाँ मैंने भी देखी है, लेकिन प्लूटोनियम बम के चक्कर में मैं उसे भूल ही गया था। हमको उस लड़के का इरादे का पता तो करना ही होगा। मैं एक हेलीकॉप्टर का इंतजाम करता हूँ, आओ मेरे साथ। नागराज की मुसीबतें खत्म हो गई थी, लेकिन ध्रुव के लिए मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थी। बड़ाम, इन टैंकों से निपटने का कोई ना कोई रास्ता जल्द ही निकालना होगा, वरना जल्द ही कोई ना कोई गोला मेरे चित्रे सिर पर लगे पत्थर के टुकड़े ने ध्रुव के होश उड़ा दिए थे। उनको आभास नहीं था कि टैंक की नाल उसकी तरफ तन चुकी है। ध्रुव के चित्रे उड़ा देने के लिए गोला दगा, बड़ाम, लेकिन ध्रुव के शरीर तक नहीं पहुंच पाया। चंडिका, तुम यहाँ कैसे आ गई? वैसे ही जैसे तुम आ गए। अब ये आने जाने का ध्यान छोड़ो और इन टैंकों से निपटने का उपाय सोचो। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। 3 टैंके हैं, एक से तुम निपटो, दूसरे को मैं देखता हूँ, और तीसरे से बाद में मिलकर निपट लेंगे। चंडिका एक टैंक की तरफ लपक गई और ध्रुव ने अपना ध्यान दूसरे टैंक की तरफ मोड़ दिया। वो लड़का हमारी तरफ बढ़ रहा है, अब हम क्या करें? चीथड़े उड़ा दो इसके, और अगर फिर भी बच जाए तो कुचल डालो इसको, बड़ाम। लेकिन ना तो गोले ही ध्रुव के चीथड़े उड़ा पाए और ना ही पहिए उसको कुचल पाए। जो चाहता था वो तो मैंने कर दिया। मैं टैंक के बगल में आ गया और अब इसको नष्ट करने का उपाय करता हूँ। ये टैंक का फ्यूल टैंक है और इसमें छेद करने का काम मेरा एसिड कैप्सूल कर देगा। मैं टैंक के इतनी पास आ गया हूँ कि मुझे ख़त्म करने के लिए टैंक वालों को टैंक से बाहर निकलना ही पड़ेगा। निकल आया। अब तो जिंदा नहीं बचेगा लड़के।
गोलियों से बचने के लिए टैंक से उछलकर दूर आते जाते भी ध्रुव ने फ्यूल टैंक में हुआ वो छेद देख लिया था, जिससे टपक कर पेट्रोल की एक धार दूर बहती जा रही थी। और गोली चलाओ, क्योंकि बगैर तुम्हारी गोली चलाए तो मेरा प्लान पूरा हो भी नहीं सकता। तर 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 तर। अब मैं टैंक से काफ़ी दूर आ चुका हूँ। अब मुझे लपक कर पेट्रोल की ये धार पार करनी है, क्योंकि मुझे मारने के लिए चलती अंधाधुंध गोलियों में से एक न एक तो इस धार पर लगेगी ही। शमसूल बाहर कूद और गोली से पेट्रोल में लगी आग इस धार से होती हुई फ्यूल टैंक तक पहुंच जाएगी। फ्यूल टैंक में लगी आग से टैंक एक धमाके के साथ फट पड़ा। ध्रुव का प्लान सफल हो गया था। बड़ाम! और अब बारी चंडिका की थी। ये तो कोई लड़की है, ये यहाँ कहाँ से आ गई? टैंक के आगे तनकर खड़ी है, लगता है इसको जान की परवाह नहीं है। तो फिर इसकी जान हम ले लेते हैं, लेकिन इस पर तोप का एक गोला क्यों बर्बाद करें? इसको जहन्नुम पहुंचाने के लिए तो एक गोली ही काफ़ी है। तो चल बाहर निकलते हैं टैंक से। आहा, मैं सोच ही रही थी कि तुम लोग गोला दागोगे या गोली। अच्छा हुआ कि तुम लोगों ने खुद ही ये सस्पेंस खत्म कर दिया। सस्पेंस खत्म हो गया तो अब तू भी खत्म हो जा। बता बता, तुझे तड़प तड़प कर मारें या एक ही झटके में खत्म कर दें? वो तुम लोग खुद ही तय कर लेना, क्योंकि मैं कुछ बताऊंगी तो भी तुम लोग नहीं सुन पाओगे। अभी अगर तुम कुछ सुन पाओगे तो सिर्फ मेरी अल्ट्रासोनिक विसल। चंडिका को अपने बेल्ट के बक्कल के अंदर लगा अल्ट्रासोनिक सर्किट ऑन कर दिया और दोनों गुरोला सैनिक बंदूकें छोड़कर चिल्ला उठे। उनके कानों को तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन उनके मस्तिष्क को घातक तरंगें जोरदार तरीके से महसूस हो रही थी। पर उनकी ये दयनीय हालत ज़्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि चंडिका ने उनके मस्तिष्क को अंधेरे में डुबो दिया था। कोई मदद चाहिए चंडिका? तड़ाक धाड़! नहीं ध्रुव, तुम फटाफट टैंक में बैठो, मैं भी अभी आती हूँ। अब तीसरा टैंक से ये दूसरा टैंक ही निपटेगा। तीसरे टैंक के अंदर बैठे विद्रोहियों की नज़रें इसी लड़ाई पर गड़ी हुई थी। वे दोनों हमारे साथियों को बेहोश करने के बाद टैंक में घुस रहे हैं। इनके इरादे आखिर क्या हैं? ध्रुव और चंडिका के इरादे जल्दी स्पष्ट हो जाने वाले थे। तुम ये टैंक चला सकते हो या नहीं ध्रुव? मुझे टैंक चलाना तो आता है, पर यह टैंक मैंने कभी नहीं चलाया। लेकिन अगर ये गधे टैंक चला सकते हैं तो मैं भी चला सकता हूँ। ध्रुव ने जल्द ही निरीक्षण करके ट्रेन के कंट्रोल को समझ गया। अब मैं एक ही निशाने में इस तीसरे टैंक को बेकार कर दूंगा। नहीं ध्रुव, ये गलती मत करना। ये टैंक जहाँ से आए हैं वहाँ और भी हथियार हो सकते हैं। हमारा मुख्य इरादा इनके अड्डे का पता लगाना होना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो। मैं इनको वापस करके इनको बिल की तरफ खतरने की कोशिश करता हूँ। वही हुआ जैसा कि ध्रुव ने सोचा था। टैंक को भगा करी में दो टैंक वाले तो पिट गए, लेकिन हमको नहीं पिटना है। विद्रोहियों का टैंक बचने के लिए अपने अड्डे की तरफ भागा और ध्रुव का टैंक उनके पीछे। उधर ध्रुव विद्रोहियों से निपट रहा था और इधर मारिया के शरीर में स्थित गियोटो जियो के शरीर पर कब्जा जमाए हिटलर के सामने पहुंच चुका था। आओ गियोटो, आओ, तुम्हारे आने के संकेत मुझे मिल रहे थे। इससे मिलो, यह है मेरा वफादार वैज्ञानिक सिंडलर। इसकी आत्मा से मेरी मुलाकात हुई थी। उसी से मुझे पता चला कि इसने अपना प्रयोग पूरा तो कर लिया था, लेकिन तब तक मैं आत्महत्या कर चुका था। अपनी ज़िंदगी का मकसद व्यर्थ जानकर इसने इस अंडरग्राउंड लैब के अंदर बम लगा लिया और ये लैब विस्फोट में नीचे दब गई। ये लैब इसकी कब्र बन गई, लेकिन इसका आविष्कार नहीं मरा। जानना चाहते हो इसका आविष्कार क्या था? ये वायरस टेली। इस वायरस के दो भाग हैं, मदर वायरस और चिल्ड्रन वायरस। इस छोटे सिलेंडर में है मदर वायरस और इस बड़े सिलेंडर में है चिल्ड्रन वायरस। देखो, ये मदर वायरस मैंने पी लिया और अब बाकी दुनिया को पिलाऊंगा मैं चिल्ड्रन वायरस। ये दोनों वायरस मस्तिष्क में जाकर बैठ जाते हैं। ये मदर वायरस अब मेरे यानी जियो के दिमाग में फिट हो गए हैं और जब इस चिल्ड्रन वायरस को मैं पृथ्वी के वातावरण में फैलाऊंगा तो ये हर जीवित प्राणी के सांसों से होता हुआ उन सब के दिमाग में प्रविष्ट हो जाएगा।
इन दोनों वायरसों का आपस में विचार तरंगों द्वारा मेल रहेगा और मदर वायरस सारे चिल्ड्रन वायरसों को कंट्रोल करेगा, यानी मैं सारे पृथ्वीवासियों को कंट्रोल करूंगा। तेरा ये सपना मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा दुष्ट तानासा, क्योंकि मैं यहाँ पर तेरे मंसूबों पर पानी फेरने के लिए ही आया हूँ। तो भूल गया गियोटो कि अगर तेरे अंदर आत्मिक शक्तियाँ हैं तो मेरे अंदर भी शैतानी शक्तियाँ हैं जो तुझसे निपटने के लिए काफ़ी है। अच्छा हुआ कि तू अपने आप ही मेरे सामने आ गया, वरना तुझे ढूंढने में मुझे अपना समय बर्बाद करना पड़ता। भूमिगत प्रयोगशाला एक अंधा कर देने वाली चमक से भरने लगी। अब तो यहाँ से बचकर नहीं जाएगा। मारिया के शरीर में घुसी गियोटो की आत्मा हिटलर का मुकाबला तो कर रही थी, लेकिन शैतानी शक्तियाँ गियोटो पर धीरे धीरे भारी पड़ रही थी। सर्राट अब मैं तेरी बेटी मारिया के दिमाग को सुन कर दूंगा और फिर इस बेकार शरीर के जरिए तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो भूल रहा है दोस्त, मैं एक ओझा भी हूँ और मुझे इंसान के शरीर से भूतों को निकालना आता है। गियोटो मारिया की उंगली को तेजी से हवा में नचाने लगा और उस उंगली से निकलता धुआं हवा में जमकर एक तांत्रिक आकृति की रचना करके जियो के शरीर को अपने घेरे में लेने लगा। ये क्या हो रहा है? मेरा दम घुट रहा है। रोक रोक दे गियोटो, इसको मैं तड़प रहा हूँ। तड़प और तड़प दुष्ट, अब तुझको जियो के शरीर से बाहर आना ही पड़ेगा और तेरे आत्मिक रूप में बाहर निकलते ही मैं तुमको वहीं भेज दूंगा जहां से निकलकर तू इस लोक में आया है। आई जियो के गले से निकलती भारी आवाज की चित्कारों से लैब गुजने लगी और फिर जियो पस्त होकर बैठ गया। ये क्या हुआ? लगता है हिटलर की आत्मा शक्तिहीन हो रही है। गियोटो का ख्याल सही था, क्योंकि अगले ही पल जियो के गले से निकलती आवाज पतली हो गई थी। माँ, ये क्या हो रहा है? मुझे दर्द क्यों हो रहा है? ये तो जियो की आत्मा है, यानी मैं हिटलर की आत्मा को बाहर तो नहीं निकाल पाया, पर मैंने उसे शक्तिहीन कर दिया है। मैं तुमको अभी इस फंदे से मैं तुमको अभी इस फंदे से बाहर निकालता हूँ बेटे। तुम्हारी आवाज़ मोटी क्यों हो गई है माँ, और मेरे बदन पर ये कपड़े कैसे आ गए हैं? अभी बताती हूँ बेटा, आजा मेरे पास। आता हूँ, अभी आता हूँ मम्मी। अरे ये तो हिटलर की आवाज़। हाँ, ये मेरी ही आवाज़ है मूर्ख। मैं सिर्फ शक्तिहीन होने का नाटक कर रहा था, तूने मेरे छलावे में फंसकर अपने तांत्रिक बंधनों को हटा लिया। असावधान गियोटो मारिया के शरीर के जरिए एक भीषण वार खाकर अपने होश खो बैठा। तड़ाक! होश खो बैठा गियोटो, मैं तुझे मार तो नहीं सकता, और जब तक तू इस औरत के शरीर में है तब तक इसको भी मार नहीं सकता, लेकिन मेरा ये वार खाकर तू काफ़ी देर तक शक्तिहीन रहेगा और तब तक मैं अपनी शक्ति को इतना बढ़ा लूँगा कि तू तो क्या, परमात्मा भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब मेरा सबसे पहला काम इस चिल्ड्रेन वायरस को धरती के वातावरण में फैलाना है। अगले ही पल पृथ्वी की सतह को तोड़ता हुआ जियो के शरीर जब बाहर आया तो उसके हाथ में चिल्ड्रेन वायरस से भरा वो सिलेंडर भी था, जिसकी किस्मत में एक पल बाद फट जाना लिखा था। जल्द ही ये वायरस पूरी पृथ्वी के वातावरण में फैल जाएगा। फटाक! और थोड़ी ही देर में इस वायरस का असर मानव पर होना शुरू हो जाएगा और तैयार होने लगेंगे बिना शर्त मेरा तलवा चाटने वाले गुलाम। हिटलर की कुटिल योजना अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी और ध्रुव अभी इस कहर की जानकारी से भी अनजान था। हम बगियों के पीछे चल तो रहे हैं चंडिका, लेकिन एक टैंक के बूते पर उनसे निपट पाना मुश्किल होगा। शायद अब तक उनको आगे वाले टैंक द्वारा खबर हो चुकी भी होगी कि हम टैंक पर चढ़कर आ रहे हैं। नहीं ध्रुव, उसका एंटीना टूट गया है, वो इतने दूर संचार तरंगे नहीं भेज सकता, पर आहा, मिल गया रास्ता। वो मैसेज नहीं भेज सकता, पर हम तो भेज सकते हैं। ये रहा रेडियो ट्रांसमीटर और ये रही इन विद्रोहियों के अड्डे की फ्रीक्वेंसी। अगले ही पल विद्रोहियों के हेडक्वार्टर में ट्रांसमीटर खटखटाने लगा। हेलो हेडक्वार्टर, एक टैंक पर सैनिक कब्जा होकर हेडक्वार्टर आता है। किसका मैसेज है नवाज? शायद टैंक से आ रहा था।
बहुत डिस्टरबेंस थी, पर इतना पता लग गया है कि सैनिकों ने टैंक पर कब्जा कर लिया है और वे उसी पर चढ़कर इधर आ रहे हैं। लेकिन अब वे सफल नहीं होंगे, क्योंकि हमारे जवान साथियों ने हमको पहले ही मैसेज भेज दिया है। अब हम उनको आते ही उड़ा देंगे। एक मैसेज तो गया, अब टैंक वालों की बारी है। इनको भी टूटी फूटी अफगानी में उल्टा मैसेज सुना दो। वाह चंडिका, मान गए तुमको। तुम दुश्मन को आपस में ही लड़ाने की योजना बना रही हो। और फिर आगे भागते टैंक का भी ट्रांसमीटर हरकत में आ गया। हेलो वफादार साथियों, हेडक्वार्टर पर सैनिकों का कब्जा। कट। या अल्लाह, हेडक्वार्टर पर सैनिकों का कब्जा हो गया है और हम हेडक्वार्टर के इतनी पास आ गए हैं कि वापस भाग नहीं सकते। अब मुकाबला करना ही पड़ेगा। आगे कुत्ते, दाग गोला। अगले ही पल दो टैंकों से गोले निकलकर करीम के टैंक की तरफ लपके और उस टैंक का पुर्जा पुर्जा हिल गया। कड़ाम बड़ाम। लेकिन अंदर घातक रूप से घायल हो चुके गुरिल्ला सैनिकों को बिना बदला लिए मरना गवारा नहीं था। अब हम नहीं बचेंगे, लेकिन हम इनको भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये टैंक बेकार ज़रूर हो गया है, पर मैं अब भी गोला दाग सकता हूँ। वे हम पर अब भी गोला दाग रहे हैं। मूर्ख कहीं के। टूटे टैंक से क्या खाक सही निशाना लगेगा? बड़ाम। टूटे टैंक से सही निशाना लगना तो मुश्किल था, लेकिन निशाना वे टैंक थे ही नहीं। साएं। अरे अरे, ये गोला तो हमारे ऊपर से होता हुआ गुफा के अंदर जा रहा है। गुफा के अंदर तो गोले बारूद का एक बड़ा भंडार मौजूद है। अगर ये गोला अंदर जाकर फट गया तो हम सब नष्ट हो जाएंगे। एक भयंकर धमाके के साथ गुफा चट्टानों में बिखर गई। ध्रुव और चंडिका के वहां पहुंचने तक सब खत्म हो चुका था। ओह, यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही तबाही मच गई है। अगर मैं जानता हूँ कि इन आतंकवादियों का ये हाल होना है तो मैं कोई और योजना बनाता। तुमने किसी की जान नहीं ली है ध्रुव। वैसे भी ये शहर का अपराध नहीं, युद्ध है, और इस युद्ध के आखिरी शहीद तुम दोनों होने वाले हो। ओह, कुछ गुरिल्ला सैनिक बच गए हैं और इतनी दूरी से इनका निशाना चूक पाना मुश्किल है। चाहे हम कितनी कालाबाजियाँ ही क्यों ना खा ले। ट्रिगर पर उंगली दबने लगी और ध्रुव टैंक की आड़ देने को तैयार हो गया, लेकिन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ। सांप कहाँ से आ गए? सांप का तो एक ही मतलब होता है, नागराज। फू, तुम यहाँ पर कैसे आ गए नागराज? और ये कौन है? इससे तो तुम हिमालय पर लड़ रहे थे। ये तुम्हारी पुरानी दोस्त ब्लैक कैट है ध्रुव। लेकिन तुमको कैसे पता चला कि मैं हिमालय पर था और इससे लड़ रहा था? जवाब में ध्रुव नागराज को सारी कहानी सुनाता चला गया। और फिर नागराज ने भी ध्रुव को प्लूटोनियम बम की तलाश में कश्मीर जाने और वहां पर आतंकवादियों से मुठभेड़ होने की दास्तान सुना दी। और फिर जब ब्लैक कैट ने मुझे उस लड़के के बारे में ध्यान दिलाया और उसके मिलने का स्थान ये बताया, तो मैं अपने दोस्त राज के जरिए भारतीय कम्युनिकेशन का हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ आ गया। इस गुफा में हुए धमाके ने मुझे बिल्कुल सही जगह पर पहुँचा दिया। हेलीकॉप्टर को यहाँ से थोड़ी दूर पर उतारकर हम धुएं का पीछा करते करते यहाँ पर आ गए। लेकिन यहाँ तो वो लड़का दिखाई दे रहा है और ना ही वो महिला जो तुमको लेकर यहाँ पर आई है। उसको तो मैं यहाँ के तबाह हो चुके सैनिक मुख्यालय पर छोड़ कर आया था। वापस जाकर देखना होगा कि वहाँ पर आखिर क्या हुआ है। वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी मददगार मारिया वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई है। जीवो हवा में उड़ता हुआ। जियो नहीं, हिटलर बोल। हिटलर महान। मैं यहाँ पर अपने गुलाम सैनिकों को एक नए सफ़र पर ले जाने आया हूँ, लेकिन उनको नष्ट करके तुम लोगों ने अपने आप को हिटलर का दुश्मन साबित कर दिया है। ये दूसरी बार तुम लोगों ने मेरा रास्ता काटा है, इसलिए तुम लोगों की एक ही सज़ा है, मौत। हम मौत से नहीं घबराते। तुम कुछ भी कर लो, लेकिन हम तुमको तुम्हारे नापाक इरादों में कामयाब नहीं होने देंगे। छोटे मुंह और बड़ी बात। चाहो तो मैं अभी। अरे मूर्ख लड़कियां, हिटलर पर हमला कर रही हो। देख लिया ना नतीजा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि चाहो तो तुम लोगों को अपने गुलामों में शामिल कर दूं और चाहो तो तुम्हारी आत्माओं को निकाल कर उड़ा दूं।
लेकिन मुझे मज़ा तब आएगा जब तुम लोग तड़प तड़प कर मरोगे, जैसे आदमी दम घुटने से मरता है, दलदल में डूबकर। ज़मीनी दलदल हो गई है। अरे, ज़मीनी दलदली हो गई है और हम इसमें धंस रहे हैं। देखा, मैंने तुम लोगों के लिए इस चट्टानी ज़मीन को एकदम असली दलदल में बदल दिया है। अब इसमें तुम दोनों डूबोगे और मैं आधे घंटे तक यहीं खड़ा रहूँगा, ताकि अगर तुम दोनों सांस बचाकर विफल विफल वि- ताकि तुम दोनों सांस बचाकर निकल आओ तो तुम लोगों को फिर से डुबो दूं। नागराज, डूब जाने में ही भलाई है। इससे पहले कि ये मेरा दिमाग पढ़े, ध्यान से सुनो। नागराज और ध्रुव के दलदल में डूबते शरीर धीरे धीरे दलदल के कीचड़ की परत में ढकने लगे। पहले मेरी योजना अपने हथियारों और इन आतंकवादियों की सेना की मदद से हिंदुस्तान को फतह करने की थी, लेकिन वायरस टेली सही सलामत मिलने के बाद मुझे ना तो हथियारों की ज़रूरत रही और ना ही सेना की। अब हिंदुस्तान तो क्या, पूरी दुनिया मेरी गुलाम होगी। अगर तुम लोगों को तड़पा तड़पा कर मारने में मुझे मज़ा न आ रहा होता तो मैं दुनिया के गुलाम बनने का दृश्य तुम लोगों को ज़रूर दिखाता। नागराज और ध्रुव के शरीर दलदल में लुप्त हो गए और होंठों पर मुस्कान लिए हिटलर आधे घंटे का समय गिनने लगा। 1797 1798 1788 और 1800 घंटे हो गए, यानी आधा घंटा बीत गया। इतनी देर में तो कोई भी मर जाएगा, पर इनकी आत्माएं शायद बहुत तेज़ी से निकल गई, क्योंकि मुझे जाते हुए वे नज़र नहीं आई। अब मैं बनने चलता हूँ इस दुनिया का तानाशाह और ये दोनों लड़कियाँ होंगी मेरी पहली गुलाम। हिटलर एक खतरनाक योजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए निकल चुका था। शायद मैं गिनती गिनने में व्यस्त रहा हूँगा। खैर, खेल बहुत हो गया। अब कुछ काम का काम किया जाए। इस आधे घंटे के दौरान वायरस टेली का असर दूर दूर तक फैल गया होगा और नज़दीक तो फैल ही गया है, यानी इन दोनों कन्याओं को देखकर साफ साफ पता चल रहा है अब मैं बनने चलता हूँ इस दुनिया का तानाशाह और ये दोनों लड़कियाँ होंगी मेरी पहली गुलाम। हिटलर एक खतरनाक योजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए निकल चुका था और उसको रोक सकने वाला एकमात्र शख्स अभी होश में ही आ रहा था। ओ, हिटलर के वार ने मुझे एकदम शक्तिहीन कर दिया था, लेकिन हिटलर गया कहाँ? मुझे अपनी शक्ति से उसका पता लगाना चाहिए। वो अपने पीछे आत्मिक कणों की एक लहर छोड़ता गया है जो इस छेद से निकलकर यहाँ तक आ रही है और यहाँ से, अरे, यहाँ तो भीषण तबाही मची हुई है और ये दलदल यहाँ कहाँ से आ गया? ज़रूर ये हिटलर का ही किया हुआ है, क्योंकि उसकी तरंगें यहाँ तक भी आ रही है, पर दलदल क्यों? ज़रूर इसमें किसी को डुबोया गया है, पर किसको? और तभी जैसे गियोटो के सवाल के जवाब में नागरस्सी दलदल की सतह को छेदती हुई बाहर निकली और उसके साथ ही साथ दो और आकृतियां कीचड़ में लथपथ बाहर निकली। ध्रुव और नागराज भी। यहाँ पर कैसे? खैर छोड़ो, तुम लोग दलदल में डूबकर भी कैसे बच गए? इन सरकंडों की और ध्रुव के दिमाग की मेहरबानी से हमने दलदल में डूबते ही इन सरकंडों को मुंह में पकड़ लिया था और इनकी नलियों से ही हम लोग सांस लेते रहे। हिटलर असली दलदल बनाने के चक्कर में हमको खुद ही बचने का रास्ता बता गया था। तुम लोग तो हिटलर के चंगुल से बच गए, लेकिन ये दुनिया उसके चंगुल से नहीं बच पाएगी, क्योंकि उसने वायरस टेली को हासिल करके उसके मदर हिस्से को पी लिया है और उसके चिल्ड्रन हिस्से को वातावरण में फैला दिया है। इस वायरस टेली का जिक्र वो हिटलर भी कर रहा था। ये वायरस टेली आखिरकार है क्या? गियोटो, ध्रुव और नागराज को सब बताता चला गया। ओ, यानी चंडिका और ब्लैक कैट उसी वायरस के असर के कारण हिटलर के साथ चली गईं, लेकिन हम पर उस वायरस का असर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वायरस का असर इस इलाके में जो होना था वो हो चुका होगा। अब यहाँ के वातावरण में वायरस नहीं होंगे। इस बात की सच्चाई को तो पास के शहर जाकर तुरंत परखा जा सकता है। ठीक है, वहाँ पर हम अपनी अपनी साफ सफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर हम अपनी साफ सफाई भी कर सकते हैं, लेकिन पास के शहर में पहुँचते ही ध्रुव और नागराज सही में स्तब्ध हो गए, क्योंकि अपने शरीरों को साफ करने के बाद जब उन्होंने छानबीन शुरू की तो पाया कि पूरा शहर एकदम खाली पड़ा है। न सड़क पर कोई जानवर तक नजर आ रहा है और न ही आसमान में उड़ता कोई पंछी।
लोग बदहवासी में भागे हैं। जो चीज़ जहाँ पर है वैसी ही पड़ी हुई है। आखिर यहाँ पर हुआ क्या है? इधर देखो, टेलीविज़न चल रहा है और उस पर CNN का स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन आ रहा है। अब तक हमारे पास सारे महाद्वीपों से समाचार आ चुके हैं। पूरी पृथ्वी की आबादी इस आश्चर्यजनक रोग से पीड़ित होती जा रही है। हमारा कैमरामैन स्पेशल प्रोटेक्टिव सूट पहनकर इस रिपोर्ट को आप तक पहुंचा रहे हैं। इस आश्चर्यजनक रोग से एकाएक रोगी संज्ञा शून्य हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसका दिमाग एकदम खाली हो गया है। हे देव कालजयी, तुम्हारा कहना एकदम सही था गियोटो। ये तो मानव जाति अपनी तबाही की ओर जा रही है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, कभी नहीं होने दूंगा। मेरी गलती की वजह से ही हिटलर इस लोक में आया है और अब मैं ही मुझे उसके संकेत मिल रहे हैं। लेकिन इस बार संकेत बहुत अधिक शक्तिशाली है। उस नीच ने अपनी ताकत लाखों गुना बढ़ा ली है। पर कैसे? संकेत उधर से आ रहे हैं, वो दुष्ट वही है। तो चलो वहीं चलकर उसे देखते हैं। मानवता के इस भक्षक को नष्ट करने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। तीनों उस मोड़ की तरफ भागें जिसके पार एक ऐसा आश्चर्य उनका इंतजार कर रहा था जिसे ना तो कभी किसी ने देखा था और ना ही सपने में उसका ख्याल किया था। मैं जो कुछ देख रहा हूँ वो सच है क्या? हाँ गियोटो, तू जो कुछ देख रहा है वो सच है। अपने असली रूप में तो मैं केवल इन मानव के मस्तिष्क को ही नियंत्रित कर सकता था, लेकिन अब अपनी शैतानी शक्तियों की मदद से मैं अपना ये रूप बना सकता हूँ। अब इनके मस्तिष्क मेरे इतने करीब आ गए हैं कि मैं इन सब की मानसिक तरंगों का एक साथ प्रयोग कर सकता हूँ। अब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ बैठे बैठे आसमान में घूम रहे सितारे के भी टुकड़े टुकड़े कर सकता हूँ। फिर तेरी शक्तियाँ मेरे सामने मच्छर के डंक से ज़्यादा कुछ नहीं है। एक मच्छर का डंक भी किसी को मलेरिया करके उसकी जान ले सकता है। हिटलर, तो लाख कोशिश कर ले पर तू अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाएगा। गियोटो का वार सीधा अपने निशाने पर लगा। और अपनी शक्तियाँ मुझे दे गियोटो। अब मेरे पास इतनी आत्माएं हैं कि सारे ब्रह्मांड की शैतानी शक्तियाँ को सोख सकता हूँ और उनका पलट कर इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। ऐसे तुम ठीक तो हो ना गियोटो? हिटलर बहुत शक्तिशाली हो गया है। मैं तक अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ। फिलहाल यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। जब तक कोई रास्ता समझ में ना आए तब तक यहाँ से भाग लो। कर हम तो भाग लेंगे, लेकिन हिटलर हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा गियोटो। क्या इसको रोकने का कोई तरीका नहीं गियोटो? क्या हम भागते रहेंगे और ये हमको मारने के लिए हमारा पीछा करता रहेगा? एक तरीका है नागराज, मुझको मारिया का शरीर छोड़कर जीवों के शरीर में प्रवेश करके हिटलर को उसके शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन ऐसा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मारिया का शरीर मैं तभी छोड़ सकता हूँ जब मैं तुरंत किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाऊँ। और हिटलर मुझे जीवों के शरीर में उतनी जल्दी घुसने नहीं देगा। अगर मानव शरीर में प्रवेश करने में मुझे थोड़ी सी भी देर हुई तो मैं वापस दूसरे लोक में खिंच जाऊंगा। और जीवों के अलावा मैंने किसी और शरीर में प्रवेश किया तो वहां से मैं हिटलर की आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा। अगर तुमको ऐसा शरीर मिल जाए जो दूसरों के साथ हिटलर के शरीर में प्रवेश कर सके तो गियोटो, तब तो बात बन जाएगी। लेकिन ऐसा शरीर किसका हो सकता है? नागराज का। तुम नागराज के शरीर में प्रवेश कर जाओ और फिर नागराज अपनी इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करके अपने शरीर को कणों में बदल लेगा। ऐसे तुम मानव शरीर के अंदर भी रहोगी और नागराज के कण जीवों के शरीर में प्रवेश भी कर जाएंगे। नागराज अगर अपने शरीर के कणों में बदल ले तब तो बात बन जाएगी। वैसे तो मैं किसी और के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर नागराज स्वयं मुझे अपने शरीर में आने की इजाज़त दे तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। नहीं गियोटो, ध्रुव ये भूल रहा है कि कणों वाली स्थिति में मैं सिर्फ 3 पलों तक ही रह सकता हूँ। उसके बाद या तो मुझे नाग रूप धारण करना पड़ेगा या अपने मानव रूप में वापस आना पड़ेगा। और अगर मैंने 3 पलों तक ऐसा नहीं किया तो मेरे कण इधर उधर बिखर जाएंगे और फिर मैं अपने असली रूप में कभी वापस नहीं आ पाऊँगा। उसकी चिंता मत करो नागराज, मैं तुम्हारे शरीर के कणों को बांधे रखूँगा। लेकिन ऐसा करने से ध्रुव अकेला पड़ जाएगा।
और हिटलर इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं अपनी देखभाल खुद कर लूँगा गियोटो, तुम अपना काम करो। पर जल्दी। हिटलर पास आता जा रहा है। गियोटो मारिया का शरीर छोड़कर नागराज के शरीर में प्रवेश होने की कोशिश करने लगा। आह आह, बहुत मुश्किल है नागराज, तुम अपनी आत्मा के द्वारा मुझे अपने अंदर खींचो। मैं तभी तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर पाऊंगा जब दोनों आत्माओं की शक्ति लगेगी। काफ़ी जद्दोजहद के बाद गियोटो नागराज के शरीर में प्रवेश करने में सफल हो गया। ठीक है गियोटो, अब मैं अपने शरीर को कणों में बदल रहा हूँ, तुम उनको बांधे रखने के लिए तैयार हो जाओ। नागराज का शरीर कणों में बदलने लगा और हिटलर के कुछ समझ पाने से पहले ही दोनों जीवों के मुख द्वारा उसके शरीर में प्रवेश कर चुके थे। इस अचानक घटी घटना के बावजूद हिटलर ने ध्रुव का पीछा नहीं छोड़ा। मुझे इसे बेहोश मारिया से दूर ले जाना होगा। धम। लेकिन उससे पहले कि ध्रुव भी आत्माओं की जमात में शामिल हो पाता, हिटलर का ध्यान भटकाने की कोशिश शुरू हो चुकी थी जीवों के शरीर के अंदर। गियोटो, तू मारिया का शरीर छोड़कर जीवों के शरीर के अंदर कैसे आ गया? कैसे नहीं, क्यों पूछ दुष्ट। और उसका जवाब है, तुझे जीवों के शरीर से बाहर निकालकर तुझे तेरी सही जगह पर ले जाना, नर्क में। मुझे यहाँ से ले जाने का ख्याल छोड़ दे गियोटो। मैं ना तो इस शरीर से बाहर निकलूंगा और ना ही तुझे इस जीवों के शरीर में ना ही तुझे इस जीवों के शरीर को कोई नुकसान पहुंचाने दूंगा। और तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ एक नहीं बल्कि लाखों आत्माओं का ऊर्जा है। और जल्दी मेरे पास अरबों आत्माओं की ऊर्जा होगी और फिर परमात्मा भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। याद है ना, ये बात मैंने पहले ही कही थी, पर तू तब नहीं माना था। अब देख, तेरा पास तो मुझे बांध नहीं पाया, पर मेरा पास तुझे बंदी बना कर ही रहेगा। इसकी शक्ति सचमुच असीमित हो गई है नागराज, मैं इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। अब तो सब कुछ ईश्वर के हाथों में है। लेकिन कहते हैं कि ईश्वर खुद कभी नहीं आता, बल्कि किसी न किसी को अपना साधन बना देता है। ऐसे बचते रहने की कोशिश करने से कुछ नहीं होगा, मुकाबला करना होगा। लेकिन इस विराट राक्षस का मुकाबला करूं तो कैसे करूं? जैसा गियोटो ने मुझे बताया था, इसकी मुख्य शक्ति वो वायरसों की टोली है जो अपने मदर वायरस से इन मानव के मस्तिष्क द्वारा संपर्क बनाए रखती है। और इसी शक्ति के कारण हिटलर द्वारा ये रूप बनाए रखना संभव हो पाया है। अगर मैं किसी तरह से इस वायरस को निष्क्रिय कर सकूं तो हिटलर के लिए ये रूप बनाए रखना संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन ये काम होगा कैसे? वैसे तो विषाणुओं को निष्क्रिय करने के लिए उनके द्वारा संक्रमित वस्तु को जमीन में दबा दिया जाता है। ओ, समझ में आ गया रास्ता। जब ये वायरस इस क्षेत्र में फैल रहे थे तब हम यहीं पर थे, लेकिन हम तक ये वायरस इसलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि हम जमीन के नीचे दबे थे, दलदल के अंदर। इस वायरस के असर से इन मानव के मस्तिष्क मानसिक तरंगे छोड़ रहे हैं। अगर ये सारे मानव मिट्टी में ढक जाएं तो इन वायरसों का असर निष्क्रिय हो जाना चाहिए। वैसे भी ये करके देखने में कोई हर्ज नहीं है। और अगले ही पल ध्रुव एक खास दिशा में दौड़ गया। अगर मुझे ठीक याद है तो इधर ही खुले नल से इतना पानी गिर रहा था कि जमीन कीचड़ में बदल गई थी। हिटलर भी ध्रुव के पीछे पीछे भागा और फिसलन भरी कीचड़ पर अपना संतुलन खोकर नीचे आ गिरा। छपाक। और जब हिटलर का विराट रूप संभल कर खड़ा हुआ तो पूरा कीचड़ में सन चुका था। ध्रुव का ये वार पूरी तरह से वायरस को निष्क्रिय नहीं कर पाया, परंतु उन सबके ऊपर लिपटी मिट्टी की मोटी परत ने सबके मस्तिष्क से निकलती मानसिक तरंगों में व्यवधान जरूर उत्पन्न कर दिया। और मानसिक तरंगों में आई इस अवरोध के कारण हिटलर का अन्य आत्माओं से संपर्क टूटने लगा और उसकी शक्ति तेजी से क्षीण होने लगी। ये क्या हो रहा है? बाकी आत्माओं से मेरा संपर्क कैसे टूट रहा है? मैं अकेला हो रहा हूँ। जरूर ध्रुव ने बाहर ऐसा कुछ किया है जिससे इसका बाकी आत्माओं से संपर्क कट रहा है। अब ये एक आत्मा है और हम दो। अब यह हमसे जीत नहीं सकता। इस बार गियोटो के पास से हिटलर नहीं निकल पाया। अब चलने का वक्त आ गया हिटलर। तेरे साथ साथ मैं इस मदर वायरस को भी जीवों के शरीर से बाहर निकालकर सूर्य में फेंक दूंगा, जहां ये अपने आप जलकर नष्ट हो जाएगा। अगले ही पल जीवों के मुख से 3 तरंगे एक साथ निकली।
जिनमें से एक तो नागराज के रूप में बदल गई, दूसरी किरण की शक्ति उस मदर वायरस को लेकर सूर्य की तरफ बढ़ गई और तीसरी किरण आकाश में लहरें बनाती हुई उसी भंवर में गायब हो गई। इन लोगों के अंदर का वायरस भी अब निष्क्रिय है। मैं चलता हूँ, विदा। ये गियोटो की आत्मा थी जो हिटलर को अपने साथ लेकर वापस परलोक पहुंच चुकी थी। मदर वायरस के नष्ट होते और हिटलर की आत्मा के जीवों के शरीर को छोड़कर जाते ही सब तेजी से सामान्य हो गया। हिटलर के विशाल रूप में शामिल चंडिका और ब्लैक कैट भी आज़ाद होकर बाहर निकल आईं। हम सब एक के ऊपर एक क्यों चढ़े हुए हैं? ये क्या हो रहा है? सभी एक दूसरे से सवाल कर रहे थे और इनमें मारिया भी शामिल थी। ये सब क्या हो रहा है? माँ, आओ मारिया, अब चुपचाप यहाँ से निकल लो, वरना इतने सवाल उठेंगे कि उनका जवाब भी हम दे नहीं पाएंगे। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? कौन हो तुम लोग और हम यहाँ पर कैसे आ गए? हम आपको वीटो के पास लेकर चल रहे हैं और बाकी सवालों के जवाब आपको रास्ते में मिल जाएंगे। चंडिका और ब्लैक कैट को भी साथ लेकर सभी वापस राजनगर की तरफ बढ़ चले, एक तानाशाह की तानाशाही को शुरू होने से पहले ही खत्म करके। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। Thanks for watching my videos.